Good morning, students. In today's class, we again discuss about basic accounting terms. Basic accounting terms 35-36 basic accounting terms है जिसे हमें एक्सप्लेन करना बहुत कंपलसरी है प्रैक्टिकल सम को करने के लिए. ओके, तो अगला जो टॉपिक था हमारा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स को एंड बिल रिसीवेबल को इंक्लूड करा था. करंट एसेट्स होती है. ओके, ट्रेड पेबल्स में हमने नॉर्मली दो चीज को इंक्लूड करा था, दैट इज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. अब इसको क्लियर करने के बाद में जो हमारा अगला टॉपिक चलेगा दैट इज वाउचर्स. ओके, व्हाट इज द मीनिंग बाय वाउचर. एक सिंपल फॉर्म में अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूं, वाउचर एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो रिटर्न फॉर्म में होता है, जो दो पार्टी के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शन को शो करता है. एक रिटर्न प्रूफ है, जैसे बिल वगैरह होते हैं, कैश मेमो, क्रेडिट मेमो, ये सब हमारे वाउचर्स होते हैं. ठीक है, चेक वगैरह आपके पास है, वो सब अपने वाउचर्स हैं. तो अगर मैं इसको एक नॉर्मल डेफिनेशन में एक्सप्लेन करता हूं, दैट इज सच डॉक्यूमेंट्स विच विल बी इन रिटर्न फॉर्म. सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा ये रिटर्न फॉर्म में ही होना चाहिए, विच विल बी रिटर्न फॉर्म विच प्रोवाइडेड ऑथराइजेशंस टू पे and on the basis of which the business transaction are first of all recorded in the books of account. Okay, कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो रिटर्न फॉर्म में होता है, जो इस चीज को एक्सप्लेन करता है, इस चीज को बताता है, प्रोवाइड करता है, ऑथराइजेशन देता है कि अब आपको अमाउंट इतना पे करना है और इतना अमाउंट हमको रिसीव करना है किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के बिहाफ के ऊपर. ओके, अब एक नॉर्मली थोड़ा आगे और एक्सप्लेन करें. A separate voucher is prepared for the each transaction and it specific the account to be debited or credited. इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल कैसे कि हर ट्रांजेक्शन का, बिजनेस ट्रांजेक्शन का आपको अलग अलग वाउचर क्रिएट करने पड़ेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हमारी शॉप पे कोई भी कस्टमर आता है, हमने उसको गुड्स सोल्ड करा, वो आपसे एक बिल मांगेगा. ठीक है, हमने उसको बिल दे दिया, दैट इज ए कैश मेमो. अगर वो आपको कैश पेमेंट करेगा तो इस वाउचर को हम बोलेंगे कैश मेमो. अगर वो क्रेडिट पे आपको कुछ परचेज करके लेके जा रहा है, दैट इज ए क्रेडिट मेमो. जैसे हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉयज वगैरह काम करते हैं, हम उससे एक वाउचर साइन कराते हैं सैलरी देने के बाद में. ठीक है, आपको सैलरी मिल गई, अब आप उसको साइन कर दीजिए वो वाउचर. तो वाउचर एक नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, एक एविडेंस अपने पास में एविडेंट होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो रिटर्न फॉर्म में, रिटर्नली फॉर्म में इसको हम शो करते हैं, लेकिन ये प्रूव करता है कि दो पार्टीज के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है. आइदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ओके, दैट इज नोन एज ए वाउचर. ओके, लेकिन हमें हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग वाउचर क्रिएट करने हैं, जिसमें आपको ये भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा डेबिटेड और क्रेडिटेड, कि ये डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है. ओके, दैट इज नोन एज ए वाउचर. नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज डिस्काउंट. नेक्स्ट टॉपिक, डिस्काउंट, रिबेट. देखते हैं हम लोग नॉर्मली वे में, इतना मार्केट में कंपटीशन चलता है, तो विदाउट डिस्काउंट प्रोवाइड कोई भी शॉपकीपर अपनी गुड्स को सेल नहीं कर सकता अपने कस्टमर्स को. बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, बाय वन टू गेट वन फ्री ऑफर, महासेल, कई तरह की चीज़ें डिस्काउंट पे आपको चीज़ मिल रही है. 300 रुपये की चीज़ 100 रुपये में आपको प्रोवाइड हो रही है, वो सब डिस्काउंटेड रिबेट है. ये सब हमारा बिजनेस करने का एक तरीका होता है, प्रॉफिट एंड वहाँ भी हो रहा है. ठीक है, तो डिस्काउंट अगर अकाउंटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग या अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, इट इज ए रिबेट और एन अलाउंसेस गिव टू द सेलर टू द बायर. एक सिंपल वर्ड में एक ऐसा रिबेट या अलाउंसेस जो शॉपकीपर दैट इज सेलर
अपने कस्टमर को या बायर को प्रोवाइड करा था। फॉर एग्जाम्पल कैसे, 100 रुपये में 100 रुपये की कोई अपने पास में प्रिंटेड प्राइस है किसी आर्टिकल की 100 रुपीज़, बार्गेनिंग हुई हमारे बीच में सेलर के अंदर और परचेज के अंदर, ठीक है, रेट फिक्स हो गई 95 रुपीज़, तो 5 रुपये का जो डिफरेंट अमाउंट है, 5 रुपये का डिफरेंट अमाउंट है, इज ए डिस्काउंट। ओके, तो ये रिबेट है, अलाउंसेस। लेकिन अब मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूँ बेटा, आगे का टॉपिक, एक आगे का पॉइंट क्लियर करने से पहले, कि सप्लायर जो होता है, सेलर जो होता है, शॉपकीपर होता है, ये डिस्काउंट जो फैक्टर है वो तभी आपको प्रोवाइड करेगा जब उसको अपना प्रॉफिट मार्जिन दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँ। हमने कोई कुछ परचेज करा, कॉस्ट प्राइस इज 100, मैं एक शॉपकीपर हूं, मैंने अपने होलसेलर से कोई गुड्स परचेज करा, उसकी एक प्रिंटेड प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है, मैंने 100 में उससे परचेज कर लिया, ठीक है। अब मैं उसमें अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिया, 20 रुपीज़ मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिया, मैंने उसकी मार्केट प्राइस कर दी है या प्रिंटेड प्राइस कर दी है 120 रुपीज़। ओके, कोई कस्टमर मेरे पास में आता है, मैंने बोला सर 120 की है ये, वो बोलता नहीं सर 120 तो बहुत महंगी, कुछ देखिए आप। हम कहते हैं ओके सर 120 नहीं 115 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलता नहीं सर 115 भी ज़्यादा है, ओके, हम एक एग्रीड प्राइस पर जाते हैं 150। कस्टमर ने बोला सर मैं तो 115 में लूँगा, तो 120 की चीज़ को अगर हम 115 में दे रहे हैं तो कस्टमर के ब्याह को वो मानेगा कि मुझे ₹5 डिस्काउंट रिसीव हो गया। ओके, अब मैं सोचूं ये मेरा लॉस है, ये मेरा लॉस नहीं। मैंने अभी भी एक चीज़ बोली बेटा कि डिस्काउंट फैक्टर, आप डिस्काउंट के पॉइंट पे तभी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे जब आपका प्रॉफिट मार्जिन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 100 रुपीज़ में वो चीज़ मिली है, आपने उसको एक्चुअल में कितने में सेल कर दिया है 115 रुपये में, तो आपने अपना जो प्रॉफिट मार्जिन दिखा दिया है दैट इज 15 रुपीज़, कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना आ गया 15 रुपीज़, ठीक है। तो हम ये नहीं सोचेंगे मैंने 5 रुपये का डिस्काउंट दिया, मैंने पहले ही हमारी कॉस्ट प्राइस में जो बाइंग प्राइस थी मेरे को जितने में पड़ रही थी, मैंने उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके फिर मैंने उसकी एग्रीड वैल्यू और मार्केट प्राइस में कंपेयर करके डिस्काउंट, तो कस्टमर 5 रुपये का डिस्काउंट ले रहा है, लेकिन मैं अगर नॉर्मली देखे तो 15 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट है। तो डिस्काउंट को हम तभी एप्लीकेबल कर सकते हैं जब हमारा प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है। 100 की चीज़ मुझे मिल रही है और वो बोलता है कि मुझे कोई डिस्काउंट दीजिए, मैं उसको 95 में सेल कर रहा हूँ, तो मुझे लॉस होने लग जाएगा। तो ये होता है डिस्काउंट। ये हम जब प्रैक्टिकल सम करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेसिंग जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने एक बेसिक चीज़ करी, तो डिस्काउंट इज ए रिबेट और अलाउंसेस should be provided by the seller to the buyer at agreed price. Okay? अब डिस्काउंट को अगर क्लासिफाइड करता हूं तो कैसे क्लासिफाइड करेंगे? There are 2 kinds of discount. जनरली जो डिस्काउंट होता है वो 2 तरीके का होता है। नंबर 1, ट्रेड डिस्काउंट, okay. Number 2, that is a cash discount. सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिस्काउंट, बट हम उसको प्रैक्टिकल लें। ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस आर्टिकल पे ही प्रोवाइड होता है। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ओनली ऑन ए बिजनेस आर्टिकल्स या बिजनेस कमोडिटीज। नाम ही ट्रेड, जिस चीज़ का बिजनेस करेंगे उससे रिलेटेड आपको गुड्स परचेज सेल में जो डिस्काउंट सप्लायर से या कस्टमर को प्रोवाइड कराना है, सप्लायर से आप लेते हैं, दैट इज नोन एज ए ट्रेड डिस्काउंट। बट एक सिंपल चीज़ आपको और दिख रही है, ट्रेड डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज पे, एक फिक्स परसेंटेज पे अगर हम सप्लायर्स हैं, हमने मैन्युफैक्चरर से हम होलसेलर परचेज करेंगे तो एक फिक्स परसेंटेज पे हमें मिल जाएगा ये। और अगर मान लो हम अपने शॉपकीपर होने के बाद में जब अपने कस्टमर को देके चलेंगे तो एक फिक्स रेट पे, लेकिन कस्टमर पे हम नॉर्मली ट्रेड डिस्काउंट वाला फैक्टर एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। ट्रेड डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू
होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर। यहाँ तक जो अपन मैन्युफैक्चरिंग से जो होलसेलर में आएंगे, होलसेलर जो अपने मेन डीलर्स को या अपने पर रिटेल को सप्लाई करेगा, तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर एप्लीकेबल है, जो एक फिक्स परसेंटेज पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल हो सकता है, आइदर इट इज कैश और क्रेडिट, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, दोनों तरह के ट्रांजैक्शन पे ये डिस्काउंट फैक्टर एप्लीकेबल है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम इसकी अकाउंटिंग प्रोसेसिंग करेंगे, इट इज ए हिडन डिस्काउंट। हिडन डिस्काउंट मतलब ये हिडन डिस्काउंट होता है, और हिडन का मतलब है जब आप प्रैक्टिकली अकाउंटिंग प्रोसेसिंग करेंगे किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की, एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल्स इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन ए अकाउंटिंग प्रोसेस। आपको अकाउंटिंग प्रोसेस में इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। इसका एडजस्टमेंट आप कैसे करेंगे, जो टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट है, उस टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट से इसको आप डिडक्ट कर लेंगे। डिडक्ट करने के बाद में जो नेट ट्रांजैक्शन अमाउंट हमारा आएगा, उस बेस पे आपको एंट्री बनानी पड़ेगी। अब मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से बोल दूं, व्हाट इज द मीनिंग बाय ट्रेड डिस्काउंट? व्हेन द डिस्काउंट इज अलाउडेड बाय ए सप्लायर टू इट्स कस्टमर एट फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्ट और कैटलॉग ऑफ द गुड्स कॉल्ड इट ए ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है ना, कि जब फिक्स परसेंटेज में हम सप्लायर से गुड्स ले रहे हैं, यहाँ पे तो कस्टमर का मतलब आप मान सकते हो मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू अपने पास में, ये मान लीजिए जो अपने पास में सब डीलर्स वगैरह होते हैं, अपने पास रिटेलर्स वगैरह होते हैं, उनको हम लेके चलेंगे। तो ये एक फिक्स परसेंटेज पे प्रोवाइड होता है। और दूसरी बात, जो आपके पास जो प्राइस दे रखी है आपको, जो लिस्ट प्राइस है कैटलॉग में जो आपको प्राइस मेंशन है, उसके बेस पे, लेकिन इट इज ए हिडन डिस्काउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान रखना है, ये हमारा एक हिडन डिस्काउंट होता है, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन ए अकाउंटिंग प्रोसेस। इसको आप अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और आगे बता भी दिया मैंने, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट इज डिडक्टेड आउट ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट to find out net transaction amount, and then we prepare journal entry on the basis of net transactions amount. Okay, ये प्रैक्टिकल जब आएगा हम और क्लियर कर लेंगे। नंबर 2 होता है कैश डिस्काउंट। नॉर्मली बात है, कस्टमर हमारे पास आता है, हम शॉपकीपर हैं, हम रिटेलर हैं, कस्टमर हमारे पास आया, हमारे बीच में बार्गेनिंग हुई, लेकिन किस भी आप पे, कैश भी आप पे। अगर आप मुझे कैश पेमेंट कर रहे हैं तो आई शुड प्रोवाइड यू कैश डिस्काउंट। अदरवाइज अगर आपने मुझे कमिटमेंट करा कि सर ठीक है मैं आपको बाद में पे कर दूंगा, मैं आपको दे दूंगा, आप गुड्स दे दीजिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे ये प्रोवाइड नहीं होता है। इमीडिएटली अगर आपको पैसा मिल रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे, तो आप कैश डिस्काउंट फैक्टर एप्लीकेबल कर लेते हैं। हम रूटीन में देखते ही हैं, हम किसी शॉप में जा रहे हैं, कोई चीज़ परचेज करें, बार्गेनिंग हमने करी, ठीक है, जो हमारे बीच में एग्रीड प्राइस होगी शॉपकीपर में, हमारे बीच में कस्टमर के बीच में, और उसका जो डिफरेंट अमाउंट है कैश डिस्काउंट। प्रिंटेड प्राइस में या एग्रीड प्राइस में जो हमारे पास डिफरेंस अमाउंट होता है, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट फैक्टर ओनली इस तरह के ट्रांजैक्शन में प्रोवाइड होता है, ओनली कैश ट्रांजैक्शन, ओके, नॉट ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट चीज है, कैश डिस्काउंट 2 सब कैटेगरी में जाएगा। नंबर 1 डिस्काउंट अलाउडेड, डिस्काउंट अलाउड, एंड नंबर 2 डिस्काउंट रिसीव। और कैश डिस्काउंट चाहे अलाउडेड हो नेचर का हो, चाहे रिसीव नेचर का हो, इसे आप अकाउंटिंग प्रोसेसिंग में प्रॉपर्ली बुक्स के अंदर अपने जनरलाइज करते टाइम पे, या और आगे जो प्रोसेसिंग होती है समराइजिंग वगैरह जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उसमें आपको प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो व्हाट इज द मीनिंग बाय कैश डिस्काउंट? व्हेन द डिस्काउंट इज अलाउडेड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। ठीक है, उसने बोला ठीक है मैं आपको पेमेंट अभी कर रहा हूँ, ओके, आपने प्रॉम्प्ट पेमेंट है, ठीक है, पैसा अमाउंट मिलेगा आपको, उस टाइम पे कैश डिस्काउंट को प्रोवाइड करेंगे। इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको ऑलवेज आपको अकाउंट्स के बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है। लेकिन हम इसको 2 सब कैटेगरीज में डिफाइन कर रहे हैं। नंबर 1 इज ए डिस्काउंट अलाउडेड, अलाउड, एंड नंबर 2 डिस्काउंट रिसीव। अब डिस्काउंट अलाउड एक नॉर्मल डेफिनेशन है। सर डिस्काउंट अलाउड का मतलब है जब मैं किसी शॉपकीपर के पास जा रहा हूँ और शॉपकीपर अपने
या सप्लायर अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराता है, तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्काउंट उसने दिया है कस्टमर को, दैट इज नोन एज ए डिस्काउंट अलाउड। लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलें तो उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट रिसीव। तो नॉर्मल वे में चलें, डिस्काउंट अलाउडेड गिवन टू द कस्टमर बाय द सप्लायर ऑन ए कैश ट्रांजेक्शन ऑन द बिहाफ व्हेन वी आर सेलर। जब हम सेलर हैं और हमें कैश पेमेंट मिला और हमने अपने आप को सप्लायर डिनोट कर रखा है और हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं कैश अमाउंट पेमेंट करने पे, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नोन एज ए कैश डिस्काउंट अलाउडेड। अलाउड हम कर रहे हैं उसको। और डिस्काउंट रिसीव टेकन फ्रॉम द सेलर टू द कस्टमर ऑन द बिहाफ व्हेन वी आर कस्टमर। जब हम कस्टमर हैं और सेलर से हमको जो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो डेट इज डिस्काउंट रिसीव। लेकिन किस ट्रांजेक्शन पे? ओनली कैश ट्रांजेक्शन पे ही आपको इसको शो करना है। ओके, तो ये डिफरेंस हो गया हमारा डिस्काउंट में। डिस्काउंट इट इज अ रिबेट एंड अलाउंसेस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिस्काउंट। नंबर वन इज अ ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड वन इज अ कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आप अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एक फिक्स परसेंटेज पे ये अलाउडेड या रिसीव होता है, ठीक है। नॉर्मली बुक्स में आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, ओके। लेकिन ये कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे प्रोवाइडेड या रिसीव होता है। लेकिन कैश डिस्काउंट ओनली कैश ट्रांजेक्शन पे प्रोवाइडेड या अपने पास में अलाउडेड होता है। ये दो तरह का लिया अपन ने, डिस्काउंट अलाउडेड एंड डिस्काउंट रिसीव। जब हम इसकी अकाउंटिंग प्रोसेसिंग करेंगे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सम में, वो आगे की बात है, बट अभी हमने एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में इस टर्म्स को क्लियर करा है। ओके, नेक्स्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जीएसटी। आगे हायर स्टडीज में आप इसको बहुत लंबे चौड़े लेवल पे पढ़ेंगे, बट अभी हम इसको केवल एक इंट्रोडक्शन के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा इस चीज को लेके, ठीक है। दैट इज GST, full form goods and service। BST में भी आपको सर BST वाले जो सर है उसको डिटेल में अच्छी तरह बता देंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, G से गुड्स, S से सर्विसेज, T से टैक्सेस। ऐसा टैक्स जो इनडायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज होता है, दैट इज नोन एज ए GST, ठीक है। ये अभी हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके बीजेपी गवर्नमेंट के तरीके GST इंप्लीमेंट हुआ था हमारे पास में, ठीक है। हम इस चीज़ को BST में आप थोड़ा डिटेल में क्लियर करेंगे थ्योरिकल फॉर्म में, ओके। हम एक नॉर्मल चीज़ मानेंगे, GST जब हम क्लियर करेंगे तो कैसे क्लियर कर रहे हैं? GST एक, अगर मैं डेफिनेशन के बिहाफ पे लिखे करूं, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज एक्साइज ड्यूटी, फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट, VAT, वैट मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्सेस। क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए जो एक्स्ट्रा टैक्स होता है वैल्यू एडेड टैक्सेस। वैट दैट इज सर्विस टैक्सेस, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, कई तरह के टैक्सेस लगते थे पहले। सर्विस टैक्सेस हमको देना पड़ रहा है, ऑक्ट्रॉय देना पड़ रहा है, कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ रही, वैट। अब इन सबको मिलाकर इसका एक ही ग्रुप बना दिया है, इन्होंने सबको एक साथ मर्ज कर दिया है, दैट इज नोन एज GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो व्हाट इज द मीनिंग बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस? ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्सेस एक्सेट्रा हैव बीन मर्ज इनटू ए सिंगल टैक्स। हमें इतना ही ध्यान रखना है, ये मर्ज करके एक सिंगल टैक्स में मर्ज हो गया है हमारे पास में, दैट इज नोन एज GST। ओके, लेकिन GST हम जनरली को 3 कैटेगरी में लेते हैं, इतना मैं आपको बता दूं। नंबर 1 CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। नंबर 2 SGST, स्टेट GST, एंड नंबर 3 IGST, इंटीग्रेटेड GST। फर्स्ट
सेंट्रल जीएसटी, नंबर 2 स्टेट जीएसटी, नंबर 3 इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब इसकी अकाउंटिंग प्रोसेसिंग क्या है क्या नहीं है वो आगे की बात है, बट जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स हम पेड करते हैं और एट द टाइम ऑफ सोल्ड गुड्स हम कलेक्टेड करते हैं। जीएसटी एक ड्यूटीज होती है, ये आपके ऊपर गवर्नमेंट ड्यूटीज है। जब आपने कुछ परचेज करा है तो आपको सप्लायर को पेमेंट करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा जीएसटी के साथ में। नॉर्मली आप देख लो, आप कोई भी मोबाइल वगैरह परचेज करके लाते हैं तो मोबाइल में आपको जीएसटी चार्ज होता है। कहीं भी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइए जीएसटी लगेगा अपने पास में, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। कोई भी चीज परचेज करिए, कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड लेना चाह रहे हैं तो आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी बिल की कंडीशन में। तो हम एक नॉर्मली बात मानेंगे, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स जीएसटी पेड एंड एट द टाइम ऑफ गुड्स सोल्ड जीएसटी कलेक्टेड। लेकिन ये हमारा पैसा नहीं होता है जो जीएसटी हमने पेड करी है। सप्लायर आपसे जीएसटी लेने के बाद अपनी जेब में नहीं रखेगा बेटा, वो गवर्नमेंट ड्यूटीज के अंदर जीएसटी को मंथली बेसिस पे, जो भी वो चाहता है, क्वार्टरली बेसिस पे, 6 मंथ बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे वो गवर्नमेंट में सिक्योरिटी के लिए जमा करेगा। ओके, तो ऐसे हम क्या करेंगे, जीएसटी कलेक्टेड अमाउंट में से जीएसटी पेड अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद में जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट निकल के आएगा, इट शुड बी गवर्नमेंट ड्यूटीज। ये हमारी गवर्नमेंट ड्यूटीज है, अब आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज ए जीएसटी। अभी आपको इतना ही करना है। लास्ट और फाइनल आज के टॉपिक में अगला जो हमारे पास में अकाउंटिंग टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, दैट इज एंट्री। एंट्री, व्हाट इज द मीनिंग बाय एंट्री? रिकॉर्डिंग। एक नॉर्मल वे में आप मान लीजिए एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। व्हेन द ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन ए स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। जैसे मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा जनरलाइज करना, उनको जनरल एंट्रीज बनाना। वो भी एक स्पेसिफिक बुक्स में जाएगा जिसको हम बोलते हैं जर्नल बुक। देन इसके बाद में आप उसको अलग अलग सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। ये सब हमारी स्पेसिफिक बुक्स होती है जिसमें आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना है एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, दैट इज नोन एज एंट्री। हम इसको बोलेंगे एंट्री। जब मैं आपको प्रैक्टिकल सम कराऊंगा, बार बार मैं बोलूंगा बेटा इसकी एंट्री क्या बनेगी, इस कंडीशन में, इस ट्रांजैक्शन में आप क्या एंट्री बनाएंगे, बताइए, आप बना के बताएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स आज अपने क्लियर करे हैं। ठीक है, इसको रेगुलरली आप देखते हैं, मैंने आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स सेंड कर दिए हैं, इसको आप रेगुलरली वॉच कीजिए। ठीक है, जैसे मैं आपको नोट्स पढ़ाता हूँ मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर या अपने पास में यूट्यूब वगैरह में कोई डाउट अगर आपके आता है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, आप डिस्कस कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रेगुलरली बेटा आपको स्टडीज रखना जो है नेसेसरी है, जरूरी है, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि अकाउंटेंसी 11th क्लास के बिहार पे आपका बेस है, ये रूट है आपका, इसको क्लियर रखना जरूरी है। इसलिए हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।